नमस्कार दोस्तों, अगर आपने नाउन अभी तक नहीं पढ़ी है तो इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप पूरी नाउन एक साथ कवर कर सकते हैं, एक ही वीडियो में, एक ही जगह पर। जी हाँ, ये जितनी भी नाउन आपके सामने हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, ठीक है। और इसके अलावा भी अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ये नाउन भी आप इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में कवर कर सकते हैं। ये वीडियो कंपाइलेशन है, मैंने जो पिछले लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। नाउन्स को मैंने छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है, ऑलरेडी दे रखे हैं वीडियोस। लेकिन मैं चाहता था कि पूरे के पूरे जो नाउन है वो एक ही वीडियो में आप तक पहुँचे, सो दैट आप एक ही वीडियो में सारे नाउन्स एक साथ कवर कर सकें। और ये नाउन्स ही नहीं, इसी के साथ साथ मैंने आपको जो नंबर्स यानी नाउन नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, और नाउन जेंडर मैंने आपको पढ़ाया, ये भी आप, और नाउन पोजीशन, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, नाउन नंबर्स, नाउन जेंडर, नाउन पोजीशन, ठीक है। और ये 5 तरह की जो नाउन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ये कंपाइलेशन है वो पुरानी वीडियोस जो अलग अलग फॉर्म में मैंने आप तक पहुंचाई थी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। शुरू से आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे नाउन, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाउन का जो कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जिनमें से पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पोर्शन हमेशा के लिए आपका कवर हो जाए, हमेशा के लिए आपका पक्का हो जाए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। 5 तरह की नाउन मिलने वाली है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन जेंडर मिलेगा, नाउन नंबर मिलेंगे, नाउन पोजीशन मिलेगी। ये सारे के सारे जो वीडियो हैं, लेक्चर है, वो मैंने कंपाइल करके एक ही वीडियो में डाल दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा यूट्यूब के ऊपर। और वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, ज्योग्राफी की मिलेगी, हिस्ट्री की मिलेगी, और इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर की। तो ये इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस सीरीज़ में जितने भी लेक्चर्स अभी तक गए हैं, पहला लेक्चर था सेंटेंसेस का, दूसरा लेक्चर था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का, तीसरा लेक्चर था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, और चौथा लेक्चर था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो ये सारे लेक्चर्स अभी तक आप तक पहुंच गए हैं। तो जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे वो जाकर पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा, सो दैट अगले आने वाले लेक्चर्स के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर्स आपने ज़रूर देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। उससे पहले मैंने जैसे हर बार मैं आपको बताता हूँ कि नया लेक्चर शुरू करने से पहले पुराने लेक्चर्स का क्या करना है, पुराने लेक्चर्स का क्या करना है बताइए। पुराने लेक्चर्स का रिवीजन करना है। जी हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन में वो ताकत है, रिवीजन में वो पावर है जो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है, जो आपका कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है, जो आपके अंदर वो ताकत वो पैदा कर सकता है कि आप कहीं भी खड़े होकर किसी भी टॉपिक पर किसी के भी साथ डिबेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वर्ड है उसके लिए, एक्सटिंक्ट। आप क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाएंगे। खत्म इन द सेंस उस मैनर में नहीं, बट नॉलेज वाइज, टॉपिक वाइज, डिबेट वाइज वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रिवीजन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि जो चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उसको पहले मैं आपको 5, 7, 10 मिनट में रिवाइज करा दूँ, उसके बाद हम फर्दर नए टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से। देखिए, सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी किस प्रकार से होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी इस प्रकार से होता है कि हम वर्ड्स को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि उसका एक पर्पसफुल मीनिंग हो, उसका एक मीनिंग निकल जाए, एक उसका एक अर्थ निकल जाए, वो क्या कहना चाहता है वो हमें समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे विराट
इज अ न्यू बॉय इन द क्लास। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि विराट क्लास में नया लड़का है। तो इसका एक मीनिंग हो गया। मीनिंग होने के बाद में हमें पता लगता है कि इसका जब मीनिंग हो गया तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया है। ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसको यहाँ से गायब कर दें, न्यू बॉय इन द क्लास, न्यू बॉय इन द क्लास, दिस इज नॉट द प्रॉपर सेंटेंस। यू कैन से इट अ फ्रेज, यू कैन से इट इज अ फ्रेज, क्योंकि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है एक हाफ सेंटेंस। हाफ सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग प्रॉपर पूरा एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, बट सेंटेंस का पार्ट होता है वो। ठीक है। बट विराट इज अ न्यू बॉय इन द क्लास, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रॉपर एक सेंटेंस है, इसका एक मीनिंग निकला है। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर 2 हमारा क्या था, नंबर 2 अच्छा इसमें क्या है, इसमें एक वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट भी होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप भी होगा, या जिस प्रकार का वो सेंटेंस होगा उस प्रकार का उसमें साइन होगा, जैसे एक्सक्लेमेशन साइन होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला साइन होगा। तो इस प्रकार से उसके लास्ट में एक साइन जरूर होगा। नंबर 2 पे हम थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था 4 प्रकार के सेंटेंसेस। नंबर 1 हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और नंबर 4 हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 4 तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। जल्दी से बता देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो जिसमें केवल और केवल एक सिंपल स्टेटमेंट दिया गया होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस दी गई होती है उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव आपको पता ही है, बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का साइन ये वाला साइन लगा रहता है, और जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सडन फीलिंग शो की गई होती है, जैसे दुख, सोरो या बहुत ज़्यादा खुशी शो की गई होती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे थे सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट देखिए इसी सेंटेंस से मैं आपको समझा देता हूँ। विराट इज़ अ न्यू बॉय, विराट इज़ अ न्यू बॉय, यही से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विराट इज़ अ न्यू बॉय, विराट क्या एक क्लास में नया लड़का है। तो देखिए सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात या वाक्य या कथन कहा गया होता है। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया है, नया लड़का क्लास में कौन है, विराट है। तो विराट यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विराट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में यानी प्रीडिकेट क्या होता है, प्रीडिकेट देखिए वो होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई होती है, जो कथन कहा गया होता है उसको हम कहते हैं प्रीडिकेट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था क्या, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने क्या पढ़ा था, 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच थी। नंबर 1 हमने पढ़ा था नाउन, नंबर 2 हमने पढ़ा था प्रोनाउन, नंबर 3 हमने पढ़ा था वर्ब, उसके बाद आया था एडवर्ब, उसके बाद आया था प्रीपोजिशन, उसके बाद आया था कंजक्शन, उसके बाद आया था इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या बचा, एक चीज़ रह गई, हाँ क्या रह गया, एडजेक्टिव। ये 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच हमने आपको बताई थी। अब इस लेक्चर में क्या होने वाला है बताइए। अब इस लेक्चर में होने वाला है कि इनको हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग शुरू कर रहे हैं कहाँ से, नाउन से। हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन से कि नाउन क्या होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाउन क्या होता है। आज अगर आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया, तो भविष्य में ज़िंदगी में कभी भी आप नाउन को नहीं बोलने वाले हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत बार नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन हमेशा डेफिनेशन पढ़ के आपने छोड़ दिया, आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, विचार नहीं किया
कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन में ऐसा क्या है कि वो हमें याद ही नहीं रहती है। तो आज पढ़ने के बाद, आज नाउन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आप जिसके भी साथ इसको शेयर करोगे, जिसके भी साथ आप इस पर डिबेट करोगे कि नाउन क्या होता है, तो मेरा दावा है कि आप उससे हमेशा एक नंबर ऊपर ही रहोगे। आप उससे हमेशा एक नंबर ऊपर ही रहोगे, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उससे हमेशा ज़्यादा रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, नाउन क्या होता है। देखिए नाउन क्या होता है, आप अपने जहाँ पर भी आप बैठे हैं ना, आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए। आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं आप उनको एक बार देखिए, सरसरी तौर पे देखिए कि आपके चारों तरफ क्या है। आपके चारों तरफ दीवार है, आपके हाथ में पेन है, बुक है, या लैपटॉप पे अगर आप पढ़ रहे हैं लैपटॉप है, या फिर आप मोबाइल पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है, या उसके बाहर अगर आप देखिए घर है, दरवाज़ा है, पार्क है, सिटी है, मार्केट है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल है, एवरीथिंग अराउंड यू, जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जिसका कुछ नाम दिया गया है या जिसको किसी नाम से कोई बुलाता है, उसको हम नाउन ही कहते हैं। अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो आप आज तक किसी ने बताया ही नहीं था कि यार हमारे चारों तरफ नाउन ही नाउन भरी पड़ी हैं। पिल्लो नाउन है, बुक नाउन है, क्लिपबोर्ड नाउन है, पेन नाउन है, ईयरफोन नाउन है। भाई इतनी सारी नाउन हमारे चारों तरफ भरी पड़ी हैं, और हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। नाउन की डेफिनेशन पढ़ के नाउन ही समझ में नहीं आ रहा था आज तक, लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको नाउन समझ में आने वाली है। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। नाउन इज द नेम, किसका नाम भाई, नाम है किसका, पर्सन का, प्लेस का, जगह का, थिंग्स चीज़ों का, एनिमल का, या फिर फीलिंग्स का, जैसे लव, जैसे हैप्पीनेस, या फिर ये कहें सोरो यानी दुख, ग्रीफ, और आइडिया। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं उनका कोई नाम है, उसको आप नाउन कह सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, नाउन बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने के तो कोई काम ही नहीं है, रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत आपको है ही नहीं। आप सिंपली ये देखिए कि आपको चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, उनका कोई नाम है जिससे आप उनको बुलाते हैं। चार्जर, मोबाइल, पेन टैब, पेन टैबलेट, बैग, टेबल, बेड, ये सब चीज़ें नाउन है। ये सब चीज़ें क्या है, नाउन है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं नाउन कुछ भी नहीं है। नाउन कुछ भी नहीं है, बट क्या है, नेमिंग वर्ड। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नाउन कुछ भी नहीं है बट क्या, नेमिंग वर्ड है। यानी हर वो चीज़ जिसको कोई नाम दिया गया है वो नाउन है। हर वो आदमी जिसको कोई नाम दिया गया है नाउन है। हर वो जगह जिसको कोई नाम दिया गया नाउन है। हर वो जानवर जिसको कोई नाम दिया गया वो नाउन है। और ऐसी फीलिंग्स जिसको नाम दिया गया है वो नाउन है, जैसे प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी, सोरो, दुख, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, हंसना, मुस्कुराना, रोना, ये सब क्या नाउन है। वो किस प्रकार के नाउन है वो हम आगे इनके कैटेगरी जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम इसको हम पढ़ लेंगे कि ये किस प्रकार की नाउन में आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से अब समझते हैं। विभा इज हैप्पी बिकॉज शी वॉन द फर्स्ट प्राइज। विभा क्या है, नाम है। प्राइज क्या है, वो चीज़ है, वो मेडल है, वो मॉन्यूमेंट, वो मोमेंटो है जिसको उसने जीता है। प्राइज, उसको कोई नाम दिया गया है ना, तो ये क्या है, नाउन है। वो किस प्रकार के नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि मटीरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे जब हम कैटेगरी पढ़ेंगे। रोहन इज फ्लाइंग अ काइट विद हिज सिस्टर। रोहन नाम है, सिस्टर किसी की सिस्टर है ना, सिस्टर भी क्या है, नाउन है। रोहन भी क्या है, नाउन है। रोहन प्रॉपर नाउन है, सिस्टर कॉमन नाउन है। उसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि नाउन आपको समझ में आया कि नहीं आया।
अब आप पूछ रहे होंगे कि यार नाउन हम पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, बट आपने ये तो नहीं बताया कि हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर को अगर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी सेंटेंस होता है ना, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो नाउन का ही होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो नाउन का ही होता है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे बोले जाने वाले हर सेंटेंस के अंदर नाउन आएगी तो हम नाउन को क्यों ना पढ़ें। नाउन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि वो किस प्रकार के नाउन है, और नाउन होता क्या है एक्चुअल में। नाउन तो ये है, देखो ये है नाउन, ये है, तो इनके बारे में तो हमने पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि नाउन हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक सेंटेंस में मैक्सिमम जो हिस्सा होता है वो नाउन का होता है, इसलिए हमें नाउन को पढ़ना है। और नाउन क्या होता है, नाउन को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। पर्सन दिया गया है भाई, पर्सन फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है। प्लेस कोई बैंक हो सकता है, कोई मार्केट हो सकता है, या कोई मंदिर हो सकता है, या और भी प्रधानमंत्री निवास हो सकता है, राष्ट्रपति निवास हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है। इन सब में क्या आएगा, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, प्लेस में। थिंग्स में देखिए आपके चारों तरफ जो भी चीज़ है, बुक्स हो गया, बैग हो गया, बोतल हो गया, पेन हो गया, माइक हो गया, ये सब कहाँ पर आएंगे, ये सब थिंग्स में आएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए क्या है, इसको देख के आपको क्या लगता है। मैंने अब जब भी आपको बताया कि नाउन में नाउन किस किस कैटेगरी के अंदर आती हैं। गाय एनिमल में आएगा, ये जो कार्ट है ये कार्ट थिंग्स में आएगी, ये पूरा का पूरा विलेज अगर हम कहें तो ये किस में आएगा, जगह में आएगा ना, प्लेस में आएगा, ये प्लेस में आएगा। तो ये सब क्या है, नाउन है। प्लेस क्या, विलेज क्या है, विलेज एक कॉमन नाउन है। और अगर मैं कहूँ रामपुर, अगर मैं कहूँ रामपुर, तो रामपुर क्या हो गया, रामपुर प्रॉपर हो गया, क्योंकि वो नाम हो गया ना किसी जगह का। विलेज वो तो चलो हम कैटेगरी जब आगे पढ़ेंगे वो आपको समझा देंगे क्या होता है। ओके, नेक्स्ट नाम। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था फेमस पर्सनैलिटीज़ के अगर आप नाम देखें तो वो भी क्या हो गया, नाम हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। देखिए कौन चीज़ प्रॉपर है, कौन चीज़ कॉमन में आएगी, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी प्रॉपर नाम है किसी एक व्यक्ति का, तो इसलिए हम उनको उसको क्या कहेंगे, हम उनको कि वो प्रॉपर नाउन है। और अगर हम इसको कहते हैं कि काऊ, काऊ क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें एनिमल, तो एनिमल के अंदर तो बहुत सारे जानवर इकट्ठे होके आ गए ना, तो एनिमल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। एनिमल तो कॉमन नेम दिया गया है, एनिमल के अंदर तो आपका शेर भी आ जाएगा, एनिमल के अंदर आपकी गाय भी आ जाएगी, एनिमल के अंदर आपका डॉग भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको मिला के इनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल। इसलिए ये किस कैटेगरी में आ गए, कॉमन नाउन के कैटेगरी में आ गए। लेकिन अगर हम कहें गाय का कोई नाम दे रखा आपने प्रॉपर, या डॉग का आपने कोई नाम दे दिया आपने प्रॉपर, जेवियर, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से हम आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ों को देख के आप समझ में आ गया होगा आपको ये सब किस में आता है, ये सब नाउन में आएगा, ठीक है, ये सब नाउन में आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के देखिए, नाउन तो नाउन हो गया, आपको नाउन समझ में आ गई, नाउन क्या होता है, हर वो चीज़ जिसको कोई नाम दिया गया वो नाउन के कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने नाउन्स को क्या किया, हमने 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। नंबर 1 कैटेगरी क्या है, प्रॉपर नाउन्स, दूसरी कॉमन नाउन, तीसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन आ गया, फिर मटेरियल नाउन आ गया। 5 कैटेगरीज में हमने इनको बांट दिया है, ठीक है। अब एक एक करके हम ये कैटेगरीज पढ़ेंगे। अगर मैं एक ही लेक्चर में ये पूरी की पूरी 5 कैटेगरीज पढ़ाऊंगा तो ये काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इनको 2 भागों में डिवाइड किया है। ये जो नाउन्स है इनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
2 नाउन्स मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा और रेस्ट ऑफ द नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है कि कोई भी ऐसा नाम जो किसी प्रॉपर व्यक्ति, स्थान यानी जगह, ठीक है, एनिमल और क्या था फीलिंग्स तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया, उसको तो हम ऐसे अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी ऐसा कोई नाम जो किसी प्रॉपर व्यक्ति विशेष को दिया गया है, ठीक है। जैसे ये हम पढ़ते हैं यहाँ से, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड लिलीपूल। विलेज का नाम बता रहा है क्या है, लिलीपूल। अगर हम विलेज की बात करें कि भाई ये गांव है, कौन सा गांव, गांव तो बहुत सारे हैं, तो गांव तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। गांव क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन गांव का नाम दे दिया उसने, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज लिलीपूल। लिलीपूल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ध्यान से देखिएगा, बहुत रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चीज समझने के बाद, ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सारी नाउन से आराम से समझ में आने वाली है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि देयर वाज वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज। विलेज क्या हो गया, विलेज के अंदर बहुत सारे विलेज आ सकते हैं, ठीक है। विलेज के अंदर में से जानखेड़ा, रामपुर, मनिहारन, ठीक है। उसके अंदर फिर आपका और भी मनी माजरा, बहुत सारे नाम उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन विलेज बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो एक चीज़ बनाई गई है ना, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाम दिया गया है सबको, कि सबके लिए एक नाम अगर यूज हो रहा है, यानी बहुत सारे गाँव के लिए, बहुत सारे अलग अलग गाँव, अलग अलग नाम वाले गाँव के लिए अगर हम कोई नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, विलेज। और विलेज क्या हो गया, कॉमन। बट अगर किसी पर्टिकुलर गांव का आप नाम देखें तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो विलेज यहाँ पे हो गया कॉमन नाउन, और लिलीपूल यानी पर्टिकुलर गांव का नाम दिया गया है, वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट पुअर वुमेन। वुमेन देखिए, औरतें तो बहुत सारी हैं, वुमेन तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या कह रहा है, अ पुअर वुमेन जेन लिव्ड देयर विद हर सन जैक। ध्यान से देखिएगा, इस स्टोरी के माध्यम से ही आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों चीज समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। स्टोरी के माध्यम से आपको दोनों चीज समझ में आने वाली हैं। देखिए विलेज क्या था कि विलेज कॉमन है, उसके अंदर बहुत सारे गांव के नाम आ सकते हैं, तो इसलिए विलेज क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लिलीपूल वो पर्टिकुलर गांव है जहां पे वो रहते थे, इसलिए लिलीपूल क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। अब पुअर वुमेन क्या है कि औरत है, औरत बहुत सारी औरतें हो सकती हैं, इसलिए वुमेन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बट उसका नाम क्या था वुमेन का, जेन, जो उस गांव में रहती थी, उसकी इसलिए जेन उसने नाम दे दिया ना, तो जेन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत सारी वुमेन में से एक वुमेन है जिसका नाम है जेन, तो इसलिए उसको नाम पर्टिकुलर नाम दे दिया, इसलिए जेन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, लिव्ड देयर विद हर सन जैक। विद हर सन, अपने सन के साथ रहती थी, इसका क्या नाम है, जैक। तो सन क्या हो गया, सन तो बहुत सारे, यानी बहुत सारे जो लड़के हैं वो कॉमन है, ठीक है, उनमें से एक पर्टिकुलर नाम है जैक। तो सन क्या हो गया, कॉमन नाउन, और जैक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आगे देखिए, दे हैड अ काउ कॉल्ड स्पोर्ट्स। काउ क्या हो गया, कॉमन नाउन, और कॉल्ड स्पोर्ट्स यानी काउ का नाम रखा हुआ है, पर्टिकुलर काउ का पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है, तो वो उसका नाम है क्या, स्पोर्ट्स। इसलिए स्पोर्ट्स क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और काउ क्या हो गया, कॉमन नाउन। स्पोर्ट्स गेव मिल्क एवरी डे। स्पोर्ट्स गेव मिल्क एवरी डे, हाँ, स्पोर्ट्स गेव मिल्क एवरी डे एंड जैक सोल्ड इट ऑन ईच संडे। ऑन ईच संडे, प्रॉपर दिन का नाम दिया है। अगर मैं कहूँ डे तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा दिन है, बट पर्टिकुलर नाम दिया है संडे, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। टू गेट मनी, ओके, वन डे स्पोर्ट्स क्या, गाय का नाम है ना, प्रॉपर नाउन। डिड नॉट गिव मिल्क, सो जैक क्या प्रॉपर नाउन है, उसकी लड़के का नाम है। सोल्ड इट टू एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर टिम्बरलेक। देखिए मिस्टर टिम्बरलेक नाम है किसी का, इसलिए ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और ओल्ड मैन यानी मैन, अब हमें नहीं पता ना कौन सा मैन, यहाँ पे तो नाम दिया है, इसलिए नाम अगर दिया है तो वो नाम तो हो गया प्रॉपर नाउन, और मैन अगर कह रहा है तो मैन हो गया आपका कॉमन नाउन।
ओके, मिस्टर टिम्बरलेक डिड नॉट हैव मनी सो ही गेव जैक सम मैजिक बीन्स। तो देखिए ये स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। अभी तक मैंने आपको कॉमन नाउन बताया नहीं है, मैं आपको खाली प्रॉपर नाउन ही समझा रहा था, लेकिन एग्जाम्पल्स क्योंकि सारे दे रखे थे इसलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। द वर्ड्स क्या, लिली पूल, द वर्ड्स लिली पूल, जेन, जैक, स्पोर्ट्स, संडे एंड मिस्टर टिम्बरलेक, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर नाम दिए गए हैं किसी चीज़ को। ऐसे ही हमारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं ना, अगर मैं कहूँ कि सिस्टर तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी सिस्टर रेखा, तो रेखा क्या हो गया, पर्टिकुलर नाम हो गया किसी लड़की का, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन गिव स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन में हमेशा वही चीज़ चलेगी, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वहाँ बस ये आप पर्टिकुलर पर्सन को कह रहे हैं या कॉमन को कह रहे हैं या कलेक्टिव कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं, वो चीज़ चेंज होती रहेगी, बट आप नाम तो उन्हीं चीज़ों को देने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल कह दीजिए, देखिए विशाल किसी को नाम दिया है, दिल्ली किसी इस जगह का नाम दिया है, इंडिया किसी देश को नाम दिया, हमारे देश का नाम है, और राम किसी को पर्टिकुलर नाम दिया गया है। दोस्तों जितने आसान तरीके से मैंने आपको प्रॉपर नाउन समझाया है एक स्टोरी के माध्यम से, आई होप, मुझे 100% उम्मीद है कि ये प्रॉपर नाउन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं बचेगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। मिस्टर वर्मा इज अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। ओके, मिस्टर वर्मा तो नाम है ना किसी का, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, हॉस्पिटल तो अब कोई भी नाम हो सकता है ना, ठीक है। कितने प्रकार के हॉस्पिटल आपके शहर में, किसी के भी हमारे शहर में है, तो हॉस्पिटल क्या हो गया, हॉस्पिटल हो गया कॉमन नाउन। और डॉक्टर, देखिए डॉक्टर किसी पर्टिकुलर, मिस्टर वर्मा इज अ डॉक्टर, मिस्टर वर्मा की अगर बात कर रहा है तो मिस्टर वर्मा जो नाम है वो तो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, वी ऑलवेज ट्रेवल बाय द एयर इंडिया। देखिए वी ऑलवेज ट्रेवल बाय द एयर इंडिया, एयर इंडिया से अगर जाते हैं, यानी एयरलाइन तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन इसने एयर इंडिया की बात करी है तो एयर इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो विधि क्या नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। वॉन्ट्स टू बी एन एक्ट्रेस व्हेन शी ग्रोज अप, ठीक है, वॉन्ट्स टू बी एन एक्ट्रेस। देखिए एक्ट्रेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से नाम लिया है विधि का। एक्ट्रेस क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसमें से एक नाम है विधि एक एक्ट्रेस है, तो विधि क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो एक्ट्रेस क्या हो गया, कॉमन नाउन, और विधि क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। द रेड फोर्ट इज अ मॉन्यूमेंट। देखिए रेड फोर्ट नाम दे दिया ना, लाल किला, ठीक है, लाल किला नाम दे दिया, तो लाल किला क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और मॉन्यूमेंट बहुत सारे हैं, मॉन्यूमेंट में तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। मॉन्यूमेंट में आपका लाल किला भी आ गया, मॉन्यूमेंट में आपका ताजमहल भी आ गया, मॉन्यूमेंट में आपका राष्ट्रपति भवन भी आ गया। तो मॉन्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मॉन्यूमेंट कॉमन है, तो मॉन्यूमेंट क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, वी विल गो टू दिल्ली बाय द राजधानी एक्सप्रेस। दिल्ली तो प्रॉपर नाउन हो गया ना, और राजधानी एक्सप्रेस भी प्रॉपर नाउन इसलिए हो गया क्योंकि ट्रेन का नाम बता दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है ट्रेन, अगर यहाँ पे ये लिखा आता है ट्रेन, तो ट्रेन क्या हो गया, ट्रेन कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कौन सी ट्रेन है हमें नहीं पता। उसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर इज ए क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, बट क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जितना एक्साइटमेंट मुझे हो रहा है आपको पढ़ाते हुए, मुझे 100% उम्मीद है कि आपको भी उतना ही एक्साइटमेंट हो रहा होगा। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन कहीं भी आप यूज़ करेंगे तो उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगी। जैसे कोई भी आप नाम लिख लीजिए राहुल, तो राहुल में हमेशा आर कैपिटल आएगा। दिल्ली, किसी जगह का नाम आप लिख लीजिए,
तो हमेशा डी उसका जो लेटर है वो क्या है, कैपिटल आएगा। कहीं भी उसको आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं या एंड में यूज़ कर रहे हैं या आप मिडिल में यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। रूल 2 कह रहा है कि आर्टिकल द विल नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा ना, तीन तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बस अब आप इतना समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे? अच्छा, कंपैरिजन में हो सकता है। अगर हम किसी प्रॉपर नाम का, जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी जगह का नाम मैं ले ले तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन हम इंडिया के साथ कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन हम इंडिया के साथ कर रहे हैं। द कश्मीर क्या हो गया? कश्मीर हो गया प्रॉपर नाउन। बट चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? स्विट्जरलैंड का, तो क्योंकि वो ब्यूटीफुल यानी एक अच्छी सुंदर जगह के तौर पे हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे वो क्या कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होती है और उसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। वो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको बताऊंगा। बट यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि प्रॉपर नाउन के पहले द यूज़ नहीं होता। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। द अरुण, ये गलत है, कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता। द डेली, ये गलत है, कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। यही ये रूल 2 में कहना चाह रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द का यूज़, आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। रूल 3 क्या कह रहा है कि आर्टिकल ए एन कैन बी यूज्ड एज पर रूल। जहाँ पे ए लगेगा वहाँ ए लगा सकते हैं, जहाँ पे एन लगेगा वहाँ एन लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। किसके साथ में? नाउन के साथ में। कि कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल ए और एन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन, चूंकि मैं आपको प्रॉपर नाउन पढ़ा रहा था तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन मैंने आपको दोनों को कंबाइन करके मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि कॉमन नाउन देखिए होता क्या है। फिर भी यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो कॉमन नाउन्स गिव्स कॉमन नेम टू पर्सन। कॉमन नेम दिए गए हैं किसको? पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को और थिंग्स को। कैसे? बॉय, सिटी, कंट्री, डॉक्टर, टीचर, स्कूल, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, ये सब क्या है? कॉमन नाम दिए गए हैं किसी भी पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को और थिंग्स को। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि जो कॉमन नाउन है ना वो एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है। कॉमन नाउन ऐसी है कि कॉमन नाउन वो नाउन है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को कॉमन नाम दिया गया है। जैसे गिव कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, जैसे बॉय, सिटी, गर्ल्स एंड कंट्री दिया गया है। अच्छा, एग्जाम्पल से हम पढ़ लेते हैं। जैसे विशाल तो प्रॉपर हो गया, दिल्ली प्रॉपर हो गया, सुमन प्रॉपर हो गया, इंडिया प्रॉपर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन है। और इनमें दोनों में कंपैरिजन देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पे। कंट्री, अगर हम इंडिया बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन में आ गया, बट अगर हम कंट्री बोलते हैं तो कॉमन नाउन में आ गया। अगर हम विशाल बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन में आ गया, अगर हम बॉय बोलते हैं तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। रिचा प्रॉपर नाउन में, और गर्ल अगर हम बोलते हैं तो कॉमन नाउन में आ जाएगी। रिवर कॉमन नाउन है। रिवर तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट अगर हम पर्टिकुलर गंगा का नाम लेते हैं तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन में। मंथ अगर हम बोलते हैं तो मंथ तो 12 होते हैं, और अगर हम प्रॉपर मंथ का नाम लेते हैं जनवरी तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। नोट यहाँ पे एक छोटा सा दे रहा है, क्या है नोट में कि दैट प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विद कैपिटल लेटर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। कॉमन नाउन के रेफरेंस में मैं आपको एक रूल और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नाउन अगर कोई सेंटेंस कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन
स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। या मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आप में से कुछ लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर और किसी ने भी जो पिछले लेक्चर हैं, जिस किसी ने भी पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है अभी तक, तो वो प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिए। प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल, प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल को जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में इंग्लिश ग्रामर की प्ले लिस्ट मिलेगी। इंग्लिश ग्रामर की प्ले लिस्ट खोलने के बाद आपको 4 लेक्चर उसमें मिलेंगे। सबसे पहला लेक्चर वहाँ पर आपको मिलेगा सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद आपको मिलेगा वहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद का लेक्चर आपको मिलेगा वहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और उसके बाद का लेक्चर वहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 4 लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इस सीरीज़ में, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, आसान शब्दों में मैं आपको ये इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने किसी ने भी अभी तक ये लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो सबसे पहले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। ये चारों नाउन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उनका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस प्रकार से हमने ये जो पिछले लेक्चर्स हैं वो कवर किए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेंटेंसेस से। हमने आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी किस प्रकार का, जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में हमेशा वर्ब होती है, और सेंटेंस में हमेशा एक ऑब्जेक्ट भी दिया गया होता है। इस प्रकार इन तीनों चीज़ों से, या इससे भी ज़्यादा कई चीज़ें, इसमें एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है, इन तीनों या इससे भी ज़्यादा चीज़ों को मिला के, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरह की स्पीच होती हैं, 8 तरह के पार्ट्स होते हैं स्पीच के। तो उन 8 में से कोई भी, उन 8 में से एटलीस्ट मिनिमम ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है या एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, सेंटेंस के बाद मैंने आपको पढ़ाया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में 4 तरह के सेंटेंस हमने आपको बताए थे। नंबर 1 सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सिंपल स्टेटमेंट अगर किसी सेंटेंस में दी गई है तो हम उसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। और नंबर 2 इसमें आप देख लीजिए इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें निकल के आएंगी। नंबर एक आएगा कमांड। अगर किसी सेंटेंस में कमांड दी जा रही है तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस है। नंबर 2 आएगा रिक्वेस्ट। अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। और नंबर 3 इंपैरेटिव सेंटेंस में आता है एडवाइस। अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है तो वो भी इंपैरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। नंबर 3 मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, और एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए, और इनके लास्ट में ये क्वेश्चन वर्ड हमेशा लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा। और सबसे लास्ट में जो सेंटेंस आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें सडन फीलिंग शो की जाती है, जिनमें सडन फीलिंग शो की जाती है, दुख, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास, बहुत ज़्यादा दुख, इस प्रकार के सेंटेंसेस में शो किया जाता है, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। और ये प्रकार एक्सक्लेमेशन साइन उनके लास्ट में लगा रहता है। एक्सक्लेमेशन साइन इस प्रकार के सेंटेंसेस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने पढ़ा था सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और नंबर 3 पे हमने आपको बताया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ, कि सीमा वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो देखिए, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कि यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में वो वक्तव्य है, जिसके बारे में वो सेंटेंस है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो किसके बारे में बात हो रही है? सीमा के बारे में बात हो रही है।
तो यहाँ पर सीमा के बारे में बात हो रही है, तो सीमा क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया। और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी जो बात सब्जेक्ट के बारे में कही गई है, वो हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब हुआ कि जो वक्तव्य है, ये जो बात कही गई है सब्जेक्ट के बारे में, उसी को प्रेडिकेट बोलते हैं। नंबर 4 यहाँ पे मैंने आपको बताया था, नंबर चार मैंने आपको क्या बताया था, नंबर 4 था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 4 था पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए नंबर 4 था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि कितनी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती है। नंबर 1 होता है हमारा नाउन, नंबर 2 होता है हमारा प्रोनाउन, और नंबर 3 होता है हमारा एडजेक्टिव, नंबर 4 होता है हमारा वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 कंजक्शन, सॉरी इसमें एक चीज़ और छूट गई, प्रीपोजिशन, उसको आप बीच में ऐड कर लीजिए, प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है 7 या 8, लास्ट फाइनल कह दीजिए, इसको आप 4th नंबर पे रख लीजिए, इसको आप प्रीपोजिशन को 5th नंबर पे रख लीजिए। 6 पे आपको कंजक्शन रख लीजिए, 6 पे कंजक्शन रख लीजिए। इंटरजेक्शन लास्ट होता है कौन सा, इंटरजेक्शन। नंबर 1 पे आपका आ गया नाउन, 2 पे प्रोनाउन, 3 पे एडजेक्टिव, वर्ब, 4 पे वर्ब, 5 पे आपका प्रपोजिशन हो गया, 6 पे एडवर्ब हो गया, 7 पे कंजक्शन हो गया, और 8 पे इंटरजेक्शन हो गया। तो इस प्रकार की से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कोई भी जो स्पीच होती है, कोई भी जो सेंटेंस होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, यानी वो किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्पीच किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्पीच में आप देख लीजिएगा, ये जो हिस्से हैं, ये जो पार्ट्स हैं, यही आपको नज़र आएंगे। कहीं पे आपके नाउन ज़्यादा नज़र आएगी, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, प्रपोजिशन आएगी, एडवर्ब आएगा, कंजक्शन और इंटरजेक्शन आएगा। तो यही चीज़ें आपको किसी भी सेंटेंस या किसी भी स्पीच में आपको नज़र आने वाली हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 लेक्चर हमने कवर किए हैं अभी तक। जिस किसी ने ये लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक, वो जाके पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, सो दैट आपकी जो कनेक्टिविटी है हमारे साथ में वो बनी रहे, और फर्दर जितने भी लेक्चर आने वाले हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर हमारा क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको 3 नाउन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नाउन में कौन कौन से नाउन मैंने पढ़ाए हैं। नाउन में हमने आपको पढ़ाया सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कॉमन नाउन। जी हाँ, अभी तक ये 2 नाउन हम लोग कवर कर चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। पिछले लेक्चर में हम ये 2 चीज़ें, यानी 2 नाउन हम कवर कर चुके हैं। बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इनको कवर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर को आप देख लीजिएगा, और जो लिंक है वो आपको दिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज जो आई बटन है इन्फॉर्मेशन वाला साइड में, वीडियो के लास्ट में आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ये दोनों नाम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आज जो हमको कवर करने वाले हैं वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन तो हमने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है कोई भी नेमिंग वर्ड, यानी जिस चीज़ को कोई हम नाम दे देते हैं वो हमारी नाउन हो जाती है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमने कोई नाम ना दिया हो। इसलिए जिस भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, या एनिमल को, या फिर हम ये कहें फीलिंग, या फिर आइडिया, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, फीलिंग्स और आइडिया, इनमें से हम किसी को भी जो नाम देते हैं वो हमारी नाउन हो जाती है। आज हम बात करने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उस चीज़ को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जो अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देती है। तो और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है तो फिर उसको हम कैसे, उसको क्या है, उसका एग्जिस्टेंस किस प्रकार से है, वो किस प्रकार एग्जिस्ट करती है। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी वो चीज़, ऐसी चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीज़ें जिनको हम फील कर सकते हैं
उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसी चीज़ें कौन सी होती हैं? लव। लव को आप फील कर सकते हो, लव को आप छू नहीं सकते, लव को आप देख नहीं सकते, बट उसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सोरो या दुख। इसको आप फील कर सकते हैं, इसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसको फील कर सकते हो आप। तो इस प्रकार के जो आइडियाज़ होते हैं, इसलिए डेफिनेशन में, पहले डेफिनेशन में ना 4 चीज़ें आती थी। डेफिनेशन में आता था पर्सन, प्लेस, थिंग्स, या फिर यूँ कहीं एनिमल। ये जो पुरानी बुक्स हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको नाउन की डेफिनेशन में ये 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन समय के साथ साथ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो बुक्स और जो थिंकर्स हैं, जो बुक्स लिखने वाले हैं, उन्होंने भी इसको इम्प्रूव किया है। उन्होंने एक चीज़ में एक चीज़ और ऐड करने लग गए। अब इसमें एक चीज़ और ऐड होने लगी, क्या? फीलिंग्स और आइडिया। ये चीज़ भी अब डेफिनेशन में लिखी हुई नज़र आपको आएगी, ठीक है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहे थे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती है, उसको हम जो नाम देते हैं, जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उसको हमने जो नाम दिया है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। किस प्रकार से? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया। वी कैन ओनली थिंक ऑफ, केवल उनके बारे में हम सोचा जा सकता है, या सोच सकते हैं, या फील कर सकते हैं, बट कैन नेवर टच और सी इट। किसी क्वालिटी के बारे में बात करें, जैसे ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये क्वालिटी है। ये क्या है? ये क्वालिटी है। तो ये किस कैटेगरी में आएगी? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगी। या अगर हम लव की बात करें, प्यार, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। या फिर अगर हम दुख की बात करें, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो सेंटेंस में जब भी आप इस तरह के वर्ड्स देखोगे, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। आप ये 2 सिचुएशन यहाँ पर दी गई हैं, 2 सिचुएशन यहाँ पर दी गई हैं। तो ये आप इमेजिन कीजिए कि आपकी जो फेवरेट टीम है, फेवरेट टीम हमारी कौन सी है? क्रिकेट में बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, तो हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो हमारी टीम जीत जाती है, मैच जीत गई है। अगर हमारी टीम मैच जीत गई है तो किस प्रकार की फीलिंग आपके अंदर नज़र आएगी? किस प्रकार आप फील करोगे उसको जब मैच जीत जाते हैं तो? और दूसरी सिचुएशन को अगर आप यहाँ पर इमेजिन करोगे कि आपकी मदर ने, आपने कोई गलत काम किया तो आपकी मदर ने आपको स्कोल्ड कर दिया, आपको डांट दिया। एक फीलिंग है जो मैच जीतने पर नज़र आती है, और एक फीलिंग है जो डांटने पर अंदर से निकल के आती है। एक फीलिंग है हैप्पीनेस की और एक फीलिंग है सैडनेस की। तो ये जो हैप्पीनेस है और ये जो सैडनेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं दोनों। ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप देख नहीं सकते, इनको आप पकड़ नहीं सकते, बट इनको आप फील कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह की क्वालिटीज़, इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के आइडियाज़ जो हम खाली फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो हम रखेंगे किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, उसी प्रकार से एक एग्जांपल और दिया यहाँ पर, ये एग्जांपल भी समझ लेते हैं। सिमिलरली वी नो दैट ऑनेस्टी एंड ब्यूटी मीन क्या? ऑनेस्टी एंड ब्यूटी मीन, बट वी कैन नॉट टच और सी दैम। ऑनेस्टी भी है और ब्यूटी भी है, ये दोनों वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए। ऑनेस्टी क्या? उसको हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं? जी नहीं, उसके बारे में केवल सोच सकते हैं, उसके बारे में केवल फील कर सकते हैं। तो इसलिए ऑनेस्टी क्या हुआ? एक क्वालिटी हुआ। ब्यूटी एक क्वालिटी है। तो इस तरह की जो चीज़ें किसी के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट इनोसेंस ऑफ अ बेबी, इनोसेंस ध्यान से देखिएगा, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, इसलिए इन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ऑनेस्टी, ब्यूटी और इनोसेंस। जो बच्चा होता है उसके अंदर कितनी इनोसेंस होती है, हम कहते हैं कितना इनोसेंट बच्चा है, ठीक है। तो उसके अंदर वो जो क्वालिटी है इनोसेंस की,
उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगे? वी डू नॉट सी द इनोसेंस बट वी सी इज द बेबी बिकॉज इनोसेंस इज अ क्वालिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। इनोसेंस एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम रखते हैं किस में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। मुझे उम्मीद है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अब कभी भी आपको इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। द बेबी क्राइड इन अ पेन, द बेबी क्राइड इन पेन, रोना और पेन, ठीक है, रोना और पेन। रोने के बाद में क्या है? दुख है, दुख में वो रो रहा है, ठीक है। तो दुख यानी दुख होने के बाद जो रोता है बच्चा, उसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, दर्द को हम फील कर सकते हैं, दर्द को हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, फियर, फियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद टेल मी द ट्रुथ, ट्रुथ, ट्रुथ एक क्वालिटी है, ट्रुथ को हम पकड़ नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। हिज ब्रेवरी वॉन, ब्रेवरी, यहाँ पर आप देखिए ब्रेवरी, ब्रेवरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, क्वालिटी है, उसको आप टच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको केवल आप फील कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यू शुड रीड बुक, यू शुड रीड गुड बुक्स टू गेन नॉलेज, नॉलेज क्या हो गया? नॉलेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि नॉलेज को आप पकड़ नहीं सकते, नॉलेज किसी की कैद में नहीं है, नॉलेज को आप छू नहीं सकते, नॉलेज को आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी नॉलेज है और ये मेरे ही पास रहेगी। वही नॉलेज जो आपके पास है, वही नॉलेज कोई दूसरा आदमी भी उसको ग्रहण कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, वही चीज़ को पढ़ के एक्सपीरियंस करके। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें क्या हैं? ये सब क्वालिटी हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? क्वालिटी हैं। और क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है क्योंकि क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट है, क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट है। राजीव शेयर सम स्वीट मेमोरीज, राजीव शेयर्ड सम स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड विद मी। देखिए मेमोरीज क्या है? मेमोरीज भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ें समझ में आई है। अ सिंसियर पर्सन, अन ऑनेस्ट मैन, अ सिंसियर पर्सन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। अ सिंसियर पर्सन, ये पर्सन के बारे में बता रहा है। सिंसियर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव क्यों हो गया? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ भी आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अ सिंसियर पर्सन, हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था? एडजेक्टिव की डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि नाउन के बारे में, नाउन के बारे में जो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव। उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि सिंसियर पर्सन, पर्सन की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, एलोबरेट करके बता रहा है क्या? ये वर्ड सिंसियर, कि किस प्रकार का आदमी है? सिंसियर है, ठीक है। तो इसलिए नाउन ये क्या है? पर्सन क्या है? नाउन है। किस प्रकार के नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है। तो पर्सन की क्वालिटी को ये इन्हेंस करके बता रहा है, सिंसियर पर्सन है, तो यहाँ पर ये सिंसियर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिंसियर को सिंसियरिटी बना दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाउन। अब ये इसकी क्वालिटी हो गई, अब ये क्या हो गई? इसकी क्वालिटी हो गई। और क्वालिटी मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति में जो क्वालिटी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, जब तक ये यहाँ पर, जब तक ये नाउन के पहले यूज़ हो रहा है, जब तक ये नाउन के पहले यूज़ हो रहा है तब तक ये क्या हो गया? ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। अच्छा, ऑनेस्ट को आप कन्वर्ट कर दीजिए ऑनेस्टी में, ऑनेस्ट को आप ऑनेस्टी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या यहाँ पर क्या हो गया? क्वालिटी। यहाँ पर ये क्वालिटी हो गया, और क्वालिटी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अ हैप्पी चाइल्ड, ब्रेव, ब्रेव का ब्रेवरी हो जाएगा, प्राउड का प्राउडली हो जाएगा, काइंड, काइंडनेस हो जाएगा। इस प्रकार से इन सब क्वालिटीज़ को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन नेम, जितनी भी नाउन हमने अभी तक पढ़ी हैं उनको एक ही साथ यहाँ पे समराइज कर दिया गया है।
क्या बोल रहा है कि कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग्स। कॉमन नाउन क्या होता है कि ऐसा नाम जो कॉमन दिया गया है सभी को, कोई पर्सन होगा, कोई प्लेस होगा, कोई थिंग होगा, ठीक है, उनको जो कॉमन नाम दिया गया है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे डॉग, टेबल, कंट्री, गर्ल। डॉग का अगर कोई नाम लिख देंगे, जैसे डॉग का कोई नाम लिख देंगे जेवियर, जेवियर नाम लिख दिया तो जेवियर तो एक पर्टिकुलर डॉग का नाम हो गया, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। गर्ल, गर्ल तो बहुत सारी होती हैं, बट उनमें से किसी एक पर्टिकुलर लड़की का अगर आप नाम लिख देंगे तो वो आ जाएगा किसमें, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी प्रकार से कंट्री, कंट्री का अगर आप पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो वो आ जाएगा किसकी कैटेगरी में, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। इसलिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है कि वो चीज़ें यानी वो क्वालिटी जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, किसी के भी अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी। अच्छा, उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, कलेक्टिव नाउन से पहले हम लोग पढ़ते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? देखिए, मटीरियल नाउन होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मटीरियल नाउन होता है, देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉ मटेरियल से मिलकर बनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉ मटेरियल से मिलकर बनी है, उसको मटीरियल नाउन, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, उसको मटीरियल नाउन कहेंगे। जैसे बेड है, और बेड में क्या है? देखिए, बेड किससे मिलकर बना है? बेड फर्नीचर से मिलकर बना है, ठीक है, फर्नीचर या फिर आप कहे वुड, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेड है, फर्नीचर में आता है, बेड किस में आता है? फर्नीचर में आता है। और बेड बना किससे है? बेड बना है वुड यानी लकड़ी से मिलकर बना है, ठीक है। तो लकड़ी से मिलकर बना है ना बेड, तो वुड क्या हो गया? वुड हो गया मटीरियल नाउन। अगर किसी सेंटेंस में आपको वुड नज़र आएगा तो ये हो गया आपका मटीरियल नाउन। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बेड आ गया, ठीक है, तो बेड क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन, क्योंकि बेड तो बहुत सारे होते हैं, किसी पर्टिकुलर बेड की बात नहीं हो रही है या किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन की बात नहीं हो रही है, इसलिए बेड हो गया कॉमन नाउन। और फर्नीचर, यहाँ पर देखिए क्या है फर्नीचर। फर्नीचर किसको कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं एक ही कोई शॉप है, मान लो, ठीक है, ये कोई शॉप है, इस शॉप के अंदर आपको बेड भी मिलेगा, इस शॉप के अंदर आपको टेबल भी मिलेगी, इस शॉप के अंदर आपको चेयर भी मिलेगी, ठीक है। तो इस शॉप को हम क्या कहेंगे? इस शॉप को हम कहते हैं फर्नीचर शॉप, इस शॉप को हम कहेंगे फर्नीचर शॉप, ठीक है। तो फर्नीचर शॉप को हम कहेंगे क्योंकि उसके अंदर बेड भी है, टेबल भी है, चेयर भी है, ठीक है। तो ये जो फर्नीचर शॉप है, ये किस तरह का कलेक्शन है? ये जो यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई जो चीज़ें हैं, बेड, टेबल, चेयर, इनका कलेक्शन है, इसलिए फर्नीचर आएगा आपका कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। फर्नीचर आएगा आपका कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। दोनों चीज़ों को अलग से ध्यान से समझिएगा। देखिए, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ध्यान से समझिएगा आप। दोबारा से आपको बताता हूँ। देखिए, एक तरफ आप लिख लीजिए कलेक्टिव नाउन, एक तरफ आप लिख लीजिए कलेक्टिव नाउन और दूसरी तरफ हमारा है मटीरियल नाउन। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अभी मैंने आपको फर्नीचर और लकड़ी का एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका? फर्नीचर का। फर्नीचर का एग्जांपल मैंने आपको दिया क्योंकि फर्नीचर मैंने आपको बताया कि फर्नीचर शॉप अगर हम बोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लकड़ी के सामान आपको नज़र आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो लकड़ी है ये आता है किस में? मटीरियल नाउन की कैटेगरी में, और फर्नीचर आएगा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। चलिए, चॉकलेट ले लीजिए आप, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट आप ले लीजिए, ठीक है। जो चॉकलेट है, एक आता है चोकोबीन, चोकोबीन से चॉकलेट बनती है ना। तो और चॉकलेट कितने प्रकार की होती हैं? चॉकलेट तो डेयरी मिल्क भी होती है, चॉकलेट तो स्निकर भी होती है, चॉकलेट मंच भी होती है। तो इतने प्रकार की चॉकलेट्स किसके अंदर आती हैं? यानी चॉकलेट की कैटेगरी में ये सब चीज़ें नज़र आएंगी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यानी बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। चॉकलेट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया।
क्योंकि चॉकलेट एक कॉमन नाम दिया गया है सभी प्रकार की चॉकलेट्स को मिला के। चॉकलेट एक कॉमन नाम दिया गया है सभी प्रकार की चॉकलेट्स को मिला के, इसलिए चॉकलेट हो गया कॉमन नाउन। बॉक्स ऑफ चॉकलेट हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स को हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। और जो चोकोबीन है जिससे चॉकलेट बनी है, यानी जिस मटेरियल से, रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जो रॉ मटेरियल है उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब बताइए ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं? मटेरियल नाउन समझ में आया, कलेक्टिव नाउन समझ में आया कि नहीं? बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है दोनों एग्जाम्पल से। एक तो फर्नीचर वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए और एक चॉकलेट वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए। दोनों एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया नाउन्स, सारी जितनी भी नाउन्स थी वो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाई हैं। आई होप ये जितनी भी नाउन्स के जितने भी प्रकार थे ये आपको समझ में आई होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल एक पार्ट अभी तक हमने कवर किया है, नाउन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक हमने एक नाउन को कवर किया है। आने वाले लेक्चर्स में हम 7 और बचे हुए पार्ट्स को हम कवर करेंगे। जिस किसी ने अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे वो पिछले लेक्चर्स को जाके ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंग्लिश पढ़ने में उतना ही मजा आए जितना आपको इसको पढ़ने में आ रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बहुत ही सिंपल है। जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है और जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल जैसे 2 चेयर, बलून, 2 बलून, 1 बलून, 3, यानी नंबर्स के साथ जो नाउन आएगी उनको, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन आएगी। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते जैसे फ्लोर यानी आटा, वाटर, मिल्क, ये सब चीज़ें किस में आएगी? ये सब चीज़ें आएंगी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। अब हम आते हैं जेंडर पे। क्या होता है? जितने भी नाम इनको दिए गए हैं, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडियाज़, इन नाम को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी है मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुरुषलिंग, फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसकलिंग। तो जितने भी नाम हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यानी जितने भी नाउन्स हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन सभी को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और वो 4 कैटेगरी हैं मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, अगर मैं कहूँ, अगर मैं कोई नाम लूँ बॉय, तो आपके दिमाग में क्या निकल के आता है? आपके दिमाग में निकल के आएगा लड़का, जो मेल को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पापा यानी पिता, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मेल को डिनोट करने वाला एक वर्ड आपके दिमाग में आएगा। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप सोचेंगे कि स्टूडेंट तो बॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट तो गर्ल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट किस प्रकार का जेंडर हुआ? स्टूडेंट हुआ कॉमन जेंडर। स्टूडेंट हुआ कॉमन जेंडर, इसलिए पापा, पिता, बॉय, लड़का। या अगर मैं बात करूं ब्रदर, तो ये किस प्रकार का जेंडर हुआ? ये किसको डिनोट करता है? ये मेल को डिनोट करता है। तो ये वर्ड्स जो हमारे सामने हैं, ब्रदर, बॉय, पापा, ये सब मेल्स को डिनोट करते हैं, इसलिए हम इनको मैस्कुलाइन जेंडर के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? गर्ल, वुमेन, सिस्टर, ये सारे वर्ड आपको क्या बताते हैं? ये सारे वर्ड आपको बताते हैं फीमेल कैटेगरी को।
इसीलिए इनको कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, यानी हर वो वर्ड, हर वो नाम जो फीमेल को डिनोट करता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होता है? देखिए, कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर है जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों को रख सकते हो, जिसमें आप मेल और फीमेल दोनों को रख सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट। स्टूडेंट तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर हम बात करें टीचर, तो टीचर भी कॉमन जेंडर है क्योंकि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे जेंडर, ऐसे नाम जो दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। उसके बाद आगे देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर ऐसा जेंडर होते हैं, ऐसे नाम होते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स के, जिनको ना तो हम मेल के कैटेगरी में रख सकते हैं और ना ही उनको हम फीमेल के कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे जेंडर्स को कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे प्लैनेट। अब प्लैनेट को ना तो आप मेल की कैटेगरी में रख सकते हो और ना ही आप फीमेल की कैटेगरी में रख सकते हो, इसीलिए प्लैनेट को कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। या अगर मैं बात करूँ टेबल, तो ना तो इसको आप मेल की कैटेगरी में रखोगे और ना ही इसको आप फीमेल की कैटेगरी में रखोगे, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। उसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, मोस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी किस कैटेगरी में आती है? ये न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आती है। चलिए एक एक को करके अब हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। A noun that refers to a male is said to be of the masculine gender. ऐसी नाउन जो मेल को रेफ़र करती है या मेल के बारे में बताती है उसको मैस्कुलाइन जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल, एक ऐसी नाउन जो फीमेल्स को रेफ़र करती है उसको फेमिनाइन जेंडर के कैटेगरी में रखेंगे। एंड अ नाउन इज़ रेफर टू इधर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, या तो मेल के बारे में बताएगी या फीमेल के बारे में बताएगी। ऐसी कैटेगरी को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और अ नाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स उनको हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर, या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसे जेंडर जिनको हम ना तो मेल के कैटेगरी में रख सकते हैं और ना ही फीमेल के कैटेगरी में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब बताया गया कि किस प्रकार से हम मेल को यानी मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्टर, तो सिंपल उसमें ES ऐड करके हम उसको फेमिनाइन जेंडर कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, एम्पायर का हो जाएगा एम्प्रेस, गवर्नर का हो जाएगा गवर्नेस, और हेड मास्टर का हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हंटर का हंट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेटरेस, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस। तो इन मोस्ट ऑफ केसेस एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड इज यूज्ड। जैसे ब्रदर का सिस्टर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते समय बिल्कुल ही बदल जाते हैं। ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, अंकल आंट, मैन का वुमेन, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर, हीरो का हीरोइन, मॉन्क का नन, विडोर का विडो, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, बक का डो, कॉक का हैन, फॉक्स का विक्सन, जेंडर का गूज, और बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 जेंडर्स के बारे में पढ़ा, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर।
कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट करके आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे कॉमन जेंडर की हम बात करें, कॉमन जेंडर में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि कॉमन जेंडर कैसे होता है। जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, तो डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे जेंडर जिनको हम मेल या फीमेल की कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और ऐसे जेंडर जिनको हम ना तो मेल की कैटेगरी में रख सकते हैं और ना ही फीमेल की कैटेगरी में रख सकते हैं, उनको हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स इसकी कैटेगरी में आता है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, टेबल, चेयर, टीवी आप ले लीजिए, या फिर प्लानेट आप ले लीजिए। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, ये सब किस में आएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए ये किस कैटेगरी में आप रखेंगे? एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए इसको आप किस कैटेगरी में रख सकते हैं? जैसे चाइल्ड। चाइल्ड किस तरह का जेंडर है? कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है या कि फेमिनाइन जेंडर है? देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर मैंने आपको बताया था, जिससे आपको मेल के होने का पता लगता है, उसको आप कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर था जहाँ पर आपको फीमेल के होने का पता लगता है, वहाँ पे फीमेल जेंडर आएगा। लेकिन चाइल्ड, बच्चा, इससे आपको क्या समझ आता है कि ये गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है? ये न्यूट्रल जेंडर है, ये न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए हम इसको कहेंगे। इसलिए हम जब भी इस चाइल्ड के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमेशा इट का यूज़ हम लोग करेंगे। चाइल्ड के लिए हमेशा हम सेंटेंस में इट का यूज़ करेंगे। जैसे द चाइल्ड इज़ इनोसेंट, द चाइल्ड इज़ इनोसेंट and it has a very cute smile। इस प्रकार से जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो वहाँ पर प्रोनाउन की जगह हम इट का इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउन की जगह हम इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप बात करें बेबी यानी बच्चा, तो इसके लिए भी ये भी क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। इसके लिए भी हम लोग सेंटेंस में हमेशा इट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक और वर्ड मैं आपको पूछता हूँ, एक और वर्ड मुझे आप बताइए। जैसे नेबर। नेबर किस प्रकार का जेंडर है? आप मुझे बताइए नेबर किस प्रकार का जेंडर है? सोचिए। देखिए, नेबर तो आदमी भी हो सकता है और नेबर तो औरत भी हो सकती है, या यूँ कह लीजिए कि नेबर तो मेल भी हो सकता है या नेबर फीमेल भी हो सकता है। तो नेबर क्या हो गया? नेबर हो गया आपका कॉमन जेंडर। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, तो आपको इन्हीं 4 कैटेगरीज में उनको रख कर देखना है कि वो मैस्कुलाइन जेंडर है, वो फेमिनाइन जेंडर है, वो कॉमन जेंडर है कि वो न्यूट्रल जेंडर है। इन्हीं 4 कैटेगरी में रख कर आपने उनको देखना है और उनके साथ में आपको किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन, किस प्रकार से प्रोनाउन का यूज़ करना है, किस प्रकार से आपको उनके साथ में वर्ब का यूज़ करना है, और किस प्रकार से आपको उनके साथ में जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो हम प्रोनाउन में पढ़ने वाले हैं
उनको भी आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे, उसमें ये वाले चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद कुछ और रिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वी कैन फॉर्म द फेमिनाइन जेंडर ऑफ नाउन्स बाय एडिंग ES ऐड करके हम फेमिनाइन जेंडर को बना सकते हैं। अभी पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, पिछली स्लाइड में। जब बैरन होता है तो बैरन का मतलब होता है वाइज मैन। वाइज मैन या कोई बिजनेसमैन आदमी होता है, कोई बहुत बड़ा सोसाइटी में जिसका कुछ नाम होता है, उसको हम कहते हैं बैरन। तो बैरनेस मतलब उसका फीमेल वर्जन हो गया, यानी वो उसका फेमिनाइन जेंडर हो गया, उसका फेमिनाइन जेंडर हो गया। ओके, होस्ट का होस्टेस हो गया। होस्ट मतलब जो फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है उसको होस्ट कहते हैं, और होस्टेस मतलब ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। तो एडिंग ESS आफ्टर ऑल्टरिंग द स्पेलिंग ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर, कैसे? जैसे टाइगर हो गया, टाइगर को अगर हम फेमिनाइन में कन्वर्ट करेंगे तो टाइग्रेस हो जाएगा। वेटर का वेट्रेस हो जाएगा। और यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, जैसे 3 कैटेगरीज ने यहाँ बताई है। नंबर 1 तो अगर हम ESS ऐड करते हैं तो उसका फेमिनाइन जेंडर बन जाता है, और नंबर 2 में R के बाद ESS हम ऐड करते हैं, यानी वर्ड के बाद में अगर ESS हम ऐड करते हैं तो फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। और लास्ट में इसने बताया कि डिफरेंट हो जाता है, यानी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। ब्रदर का जैसे सिस्टर हो गया, बॉय का गर्ल हो गया, मैन का वुमेन हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 प्रकार के जेंडर मैंने आपको बताए। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स पोजीशन। नाउन्स पोजीशन क्या होता है? एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार, ऑनरशिप या अधिकार, उसको हम कहते हैं नाउन्स पोजीशन। और ये अधिकार किस प्रकार से शो किया जाता है, ये सेंटेंस की मदद से हम आपको समझाएंगे। नाउन दैट शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग्स आर कॉल्ड पॉजिटिव नाउन्स। जो एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर पोजीशन या संबंध प्रदर्शित करती है, शो करती है, वहाँ पर हम पॉजिटिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से हम इनका यूज़ करेंगे वो इस लेक्चर के दौरान आप पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर से पहले हम आपको 9 लेक्चर या 10 लेक्चर शायद पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर है वो हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस से, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर नाउन। नाउन के बाद में हमने आपको पढ़ाया था नाउन नंबर, उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था नाउन जेंडर, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाउन पोजीशन। तो इतने लेक्चर अभी तक हम कवर कर चुके हैं। नाउन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर। जब प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल वहाँ पर आएगा उसको आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, या फिर वीडियो चलने के स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पर एक आई बटन दिखेगा। इस कोने में आपको आई बटन दिखेगा। इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको यहाँ नीचे इस प्रकार से आपको विंडो पॉपअप मिलेगा। वो विंडो पॉपअप के ऊपर आप क्लिक करके भी प्लेलिस्ट के ऊपर जा सकते हो। तो ये तो थी प्रचार की बात, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से और अब स्टार्ट करते हैं काम की बात। काम की बात यह है कि नाउन क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, रिवाइज करवा चुका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स पोजीशन, यानी एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर किस प्रकार से ओनरशिप, ठीक है, किस प्रकार से ओनरशिप शो करती है या बिलोंगिंग शो करती है,
एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर किस प्रकार से अधिकार प्रदर्शित करती है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस नाउन पोजीशन के दौरान। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस की मदद से हम समझते हैं। देखिए, द बैग बिलोंग्स टू शोभा, शोभा इज़ ऑन द टेबल। द बैग बिलोंगिंग टू शोभा इज़ ऑन द टेबल, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे? शोभाज बैग, शोभाज बैग, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, शोभा के सामने एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। शोभा के सामने हमने लगा दिया एपोस्ट्रोफ एस। तो इससे क्या हो गया, शोभा का अधिकार उस बैग के ऊपर प्रदर्शित किया जा रहा है कि वो बैग किसका है, शोभा का बैग है जो टेबल पर रखा हुआ है। यानी द बैग बिलोंगिंग टू शोभा इज़ ऑन द टेबल, जो बैग शोभा को बिलोंग करता है वो टेबल के ऊपर है। इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि शोभाज बैग, यानी जब हम एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं तो वो संबंध दर्शाता है या पोजीशन दर्शाता है किसका, एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द हाउस ऑफ अभी। ये सेंटेंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ये सेंटेंस को हम देखिए, अभीज एपोस्ट्रोफी एस अगर हम यहाँ लगा दें, अभीज हाउस, अभीज हाउस, तो किस प्रकार से आएगा, आई वेंट टू अभीज हाउस। देखिए, यानी घर किसका है, अभी का। अभी उसके ऊपर क्या कर रहा है, अपना अधिकार प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है। तो उसको द हाउस ऑफ अभी ना लिख के हम लिखेंगे अभीज हाउस, यानी अपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे। पोजीशन शो करने के, ऑनरशिप शो करने के दो तरीके हैं। कौन से, या तो एपोस्ट्रोफी एस आप लगा दीजिए, ठीक है, या फिर आप खाली एक एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं वो इस लेक्चर के दौरान हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे क्या क्या सेंटेंस दिए थे। द बैग बिलोंगिंग टू शोभा इज़ ऑन द टेबल, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, शोभाज बैग इज़ ऑन द टेबल। किसका बैग है, शोभा का। और यहाँ पे आई वेंट टू द हाउस ऑफ अभी, हाउस ऑफ अभी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभीज हाउस, अभीज हाउस। आई वेंट टू अभीज हाउस, यानी अभी के घर गया था। तो इस प्रकार से हम एपोस्ट्रोफ एस लगाकर पोजीशन शो करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूँ, जैसे दीज आर नीनाज टॉय, जैसे दीज आर नीनाज टॉय। एक वाइट स्क्रीन ले लेते हैं अलग से। हाँ, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ, दीज आर नीनाज टॉय, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर नीना के सामने हमने एपोस्ट्रोफ एस लगाया, नीना के खिलौनों को उसके अधिकार में दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया पॉजिटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। या दिस इज़ गर्व्स बाईसाइकिल, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, दिस इज़ गर्व एपोस्ट्रोफ एस, गर्व्स साइकिल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एपोस्ट्रोफ एस लगाकर साइकिल के ऊपर गर्व का जो अधिकार है, गर्व का जो पोजीशन है वो शो किया है। तो इन दोनों सेंटेंसेस से क्या निकल के आता है कि एपोस्ट्रोफ एस लगाने से हम पोजीशन शो करते हैं या ओनरशिप शो करते हैं किसी भी एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर। ये दो सेंटेंसेस से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। या कुछ और अगर हम लिखें, जैसे जेम्स, अगर हम कहें कि जेम्स एपोस्ट्रोफ एस, जेम्स शर्ट, जेम्स शर्ट। या और लिख लीजिए थॉमस हैट, थॉमस हैट। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो हमने एपोस्ट्रोफ नहीं लगाया। अगर लास्ट में एंड में कोई वर्ड एस से एंड हो रहा है, कोई वर्ड एस के साथ एंड हो रहा है, वर्ड एंडिंग विद एस, तो वहाँ पर सिंपल आप एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। सिंपल क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफ, एस नहीं लगाएंगे, खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे
और अगला वर्ड आप लिख देंगे, यानी थॉमस हैड। ठीक है, या फिर अगर प्लूरल हो, अगर नाउन की प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है, नाउन की प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है, तब भी आप पोजीशन या ओनरशिप दिखाने के लिए खाली एपोस्ट्रोफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बात करें डॉग्स, ठीक है, तो इसको हमने दिखाना है पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, सिंपल एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। या डॉग्स फूड अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या गर्ल्स, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस ऑलरेडी लगा हुआ है, खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। गर्ल्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, डॉग्स क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, इसलिए एस के बाद खाली एपोस्ट्रोफ यूज़ करेंगे और आगे का वर्ड लिख देंगे, ड्रेस। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, यानी एपोस्ट्रोफ खाली लगा देंगे। अगर प्लूरल फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे। अदरवाइज़ सिंगुलर फॉर्म के साथ में एपोस्ट्रोफ एस लगा के हम उसका पोजीशन, यानी एक नाउन का पोजीशन दूसरे नाउन के ऊपर दिखा सकते हैं। चलिए वाइट स्क्रीन हटा देते हैं, अब अपनी स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। क्या? एक तो अभी मैंने आपको बताया, क्या प्लूरल फॉर्म की बात मैंने आपको बताई है अभी, कि अगर प्लूरल फॉर्म है, अगर प्लूरल फॉर्म है तो आप खाली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, और अगर सिंगुलर फॉर्म है तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म है तो आप एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। ये दो बातें आपने याद रखनी है। उसके अलावा पोजीशन शो करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स, पोजीशन शो करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वी यूजुअली डू नॉट यूज़ एपोस्ट्रोफ एस टू शो पोजीशंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हैंडल ऑफ द चेयर, द हैंडल ऑफ द चेयर ही लिखा जाएगा, नहीं तो क्या चेयर्स हैंडल नहीं लिखा जाएगा। अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो वो गलत साबित होगा। द हील ऑफ द शू, द हील ऑफ द शू, यानी यहाँ पर आप ऑफ का ही इस्तेमाल करेंगे पोजीशन दिखाने के लिए, ना कि आप शूज़ हील एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यही आपको दो चीज़ें, जो तीन बातें मैंने आपको बताई। एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ऑफ का यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, प्लूरल फॉर्म के लिए आप खाली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, और सिंगुलर फॉर्म के लिए आप एपोस्ट्रोफ एस यूज़ करेंगे। चलिए आप कुछ और एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। राहुल, राहुल्स, ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे, यानी लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे, सिंगुलर में एपोस्ट्रोफ एस और प्लूरल में ओनली एपोस्ट्रोफ। द हाउस ऑफ राहुल, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, राहुल्स हाउस, एपोस्ट्रोफ एस लगाकर। द बैग ऑफ मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मास बैग, इस प्रकार से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सिंगुलर प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, अगर एस से एंड हो रही हैं प्लूरल नाउन्स। द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, तो इसको किस प्रकार से देखिए लगाएंगे, स्टूडेंट्स एस के बाद खाली एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, एस के बाद खाली एपोस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं जैसे यहाँ पर ये लिख दूँ बॉयज़, ठीक है, और इसको हमने बताना है कि बॉयज़ के बाद में हम खाली एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे कि बॉयज़ गेम, अगर कोई वर्ड इस प्रकार से आता है। मिस्टर दास, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर मिस्टर दास, क्योंकि एस आया है लास्ट में तो एपोस्ट्रोफ ओनली लग जाएगा। द बुक ऑफ द स्टूडेंट, द बुक ऑफ द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स बुक्स, द स्टूडेंट्स बुक्स, यानी स्टूडेंट्स का संबंध किससे दिखा रहे हैं हम, बुक्स के साथ में। स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, इसलिए खाली एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल किया गया है। द बैग ऑफ मिस्टर दास, द मिस्टर दास एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल किया, और बैग, मिस्टर दास बैग। फॉर प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, ऐसी प्लूरल नाउन जिनको जो लास्ट में एस के साथ एंड नहीं हो रही हैं, वहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस ऐड करेंगे, वहाँ सिंपल रूल लगेगा। ठीक है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म भी है। माइस अगर हम बात करें तो माइस एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे उसमें। द मैन, मैंस लगाएंगे। द टेल्स ऑफ द माइस टेल्स,
इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। द हेड ऑफ द मैन, मैन ये वाला जो मैन है ये प्लूरल है, ये वाला मैन प्लूरल है क्योंकि इसमें एक ही जगह यानी MAN की जगह MEN आया है। ठीक है, तो MEN जो होता है वो प्लूरल होता है और MAN वो सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, तो हेड्स ऑफ द मैन किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? द मैन्स एपोस्ट्रोफ एस हेड, यानी आदमी की हेड, माइस की टेल, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, प्लूरल फॉर्म है। तो इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं क्या कह रहा है, देखिए जो एपोस्ट्रोफ एस है, एपोस्ट्रोफ एस कहाँ इस्तेमाल होता है? वी गो विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल कहाँ होगा? चाहे वो सिंगुलर फॉर्म है, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म है या फिर वो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन एंडिंग उसकी एस के साथ में नहीं हो रही हो। ठीक है, नॉट एंडिंग इन एस, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, दीज आर द बॉयज़ शर्ट। एग्जांपल क्या रहेगा? दीज आर द बॉयज़ शर्ट, दीज आर द बॉयज़। ठीक है, एपोस्ट्रोफ एस लगा के यहाँ पे, क्योंकि दीज आर द बॉयज़ शर्ट। इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया? बॉयज़ को BOY एपोस्ट्रोफ एस लगाया। ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका पोजीशन। उसके बाद में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द डक्स फीट, द डक्स फीट यानी एपोस्ट्रोफ एक्स डक्स फीट। मीन्स एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल वहाँ पर होगा जहाँ चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, इट डजेंट मैटर, बट वो जो सेंटेंस है, वो जो वर्ड है, वो एस से एंड नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल है। क्योंकि इसका सिंपल लॉजिक है ना, आप 2 बार एस नहीं लगा सकते हैं। अगर वो वर्ड या वो सेंटेंस एस से एंड हो रहा है तो वहाँ पर आप एपोस्ट्रोफ एस और लगाकर उसको आप डबल एस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट रूल कहता है कि एपोस्ट्रोफ, ओनली एपोस्ट्रोफ कहाँ पे लगेगा? ओनली एपोस्ट्रोफ देखिए लगेगा आई गो विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल नाउन है, अगर वो एस के साथ एंड हो रही है, जैसे बॉयज़, टॉयज़, चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन तो नहीं आएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पोजीशन में, तो आप सिंपल इसके साथ में बॉयज़ के साथ में आप एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, बॉयज़ के बाद आप लगाएंगे एपोस्ट्रोफ, और उसके बाद जो भी सेंटेंस आप लिखना चाहते हैं, बॉयज़ ट्रीटमेंट या बॉयज़ गेम या बॉयज़ पार्टी या टॉयज़ कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स ड्यूटी, इसको आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सिंपल अगर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन एंड हो रहा है एस के साथ में, तो वहाँ पर आप खाली एपोस्ट्रोफ लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको केवल और केवल 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके एंड अगर वो एस से नहीं हो रहा है तो एपोस्ट्रोफ एस लगाना है। सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, अगर वो एस से एंड हो रहा है तो वहाँ पर आपने खाली एपोस्ट्रोफ लगाना है। ठीक है, और अगला जो नियम है वो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसको आप समझ सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, पीछे पॉज करके भी आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़े सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।